दोस्तों, कभी भारत का डिज्नीलैंड कहलाने वाला एसएल वर्ल्ड आज खामोशी में डूबा पड़ा है। समंदर किनारे बसा एक सपना जो कभी भारत की सबसे बड़ी खुशी का पता माना जाता था। एक ऐसी जगह जहाँ दिल्ली की गर्मी, मुंबई की भीड़ और दुनिया की टेंशन सब कुछ भूल जाते थे लोग। जहाँ हजारों की भीड़, बच्चों की हंसी और राइडर्स की चीख पुकार गूंजती थी, आज वह सन्नाटा है। हाँ, ये कहानी है एसएल वर्ल्ड की, भारत का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा और सबसे आइकॉनिक एम्यूजमेंट पार्क, जो एक समय हर बच्चे, हर फैमिली और हर टूरिस्ट की पहली पसंद हुआ करता था। और क्या हुआ उस जगह का जो हर दिन हजारों लोगों की हंसी से गूंजता था, आज सुना क्यों पड़ा है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1980 के दशक में, जब भारत में एंटरटेनमेंट का मतलब एक ही था, सिनेमा, टीवी या मेले। क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ अमेरिका और यूरोप की चीजें मानी जाती थी। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ लोग दिन भर राइड्स, गेम, एडवेंचर और मॉडर्न एंटरटेनमेंट का मजा ले सके। और फिर उसी दौरान सामने आता है एक विजनरी नाम, सुभाष चंद्रा। भारत के टॉप मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस के लीडर थे। उन्होंने जी टीवी बनाया, डिश टीवी बनाया और उसी दौरान उनके दिमाग में एक सपना आया, भारत में भी एक डिज्नीलैंड जैसा इंटरनेशनल थीम पार्क होना चाहिए। और फिर मुंबई की विशाल गौरई आइलैंड की खाली जमीन को देखकर उन्होंने फैसला किया कि यही बनेगा भारत का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से जंगल था, पानी तक पहुंचना मुश्किल था और ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। लेकिन जहाँ विजन बड़ा होता है, वहाँ मुश्किलें छोटी पड़ जाती है। और लगभग 300 करोड़ के बड़े निवेश के बाद साल 1990 में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास थीम पार्क बनकर तैयार हुआ। ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं था, ये भारत के लिए एक अनुभव था, क्योंकि लोग पहली बार देख रहे थे रोलर कोस्टर, बम्पर कार, गेम्स राइड, द आर्टिकल सर्कल, रेनबो, मोनोरेल और आइस स्केटिंग जोन। 80s-90 के दशक में एसएल वर्ल्ड एक सपनों की जगह था। 90s के दशक में एसएल वर्ल्ड की ग्रोथ अविश्वसनीय थी। ये भारत का पहला ऐसा पार्क था जिसमें मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम लगाए गए, इम्पोर्टेड राइड्स लाई गई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपनाए और मार्केटिंग कैंपेन में बॉलीवुड स्टार को भी शामिल किया। जिस वजह से 1990 से 2000 तक एसएल वर्ल्ड सालाना 20 से 25 लाख विजिटर को आकर्षित कर रहा था। फैमिली ट्रिप, स्कूल पिकनिक, कॉर्पोरेट फंक्शन, बॉलीवुड शूट, सबके लिए एक मेन जगह बन चुका था। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि एसएल वर्ल्ड का असली गेम चेंजिंग मोमेंट अभी आने वाला था। एसएल वर्ल्ड ने फैसला किया कि अम्यूजमेंट राइड के साथ साथ भारत को चाहिए एक हज वाटर पार्क। और फिर साल 1998 में आया वो धमाका, जिसने एसएल वर्ल्ड को नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, जिसमें थे वेव पूल, मामा मिया, रैपिड रिवर, वर्टिकल थ्रिल स्लाइड और फैमिली एडवेंचर पूल। यह ऐसा अनुभव था जो भारत में पहले कभी देखा नहीं गया था। लॉन्च के पहले ही साल ये पूरे भारत में वायरल अट्रैक्शन बन गया था। एसएल वर्ल्ड प्लस वाटर किंगडम मिलकर एक इंटरटेनमेंट विशाल हब बन गए थे। लेकिन जहाँ चमक होती है, वह अंधेरा भी जल्दी आता है। एसएल वर्ल्ड की राइज अब पीक पर थी और फिर इसी पीक से शुरू होता है धीरे धीरे गिरावट का दौर। क्योंकि एसएल वर्ल्ड की शुरुआत तो शानदार थी, वाटर किंगडम ने पॉपुलैरिटी को आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन हर बड़ी सफलता की तरह एसएल वर्ल्ड को भी चुनौती का सामना करना पड़ा, और यही चुनौतियां बाद में एक एक करके एसएल वर्ल्ड की डाउनफॉल की वजह बनी। 1998 से 2003 के बीच एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम की लोकप्रियता चरम पर थी। लेकिन साल 2004 में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने इस एम्पायर की नींव हिलाना शुरू कर दी। भारत में मनोरंजन उद्योग तेजी से बढ़ रहा था और ऐसे में एसएल वर्ल्ड को लंबे समय तक कोई प्रतियोगिता नहीं मिली थी। लेकिन साल 2000 के बाद माहौल बदल गया, क्योंकि अब नए पार्क खुलने लगे थे, जैसे इमेजिका थीम पार्क, वंडरला और एडवेंचर आइलैंड, जिस कारण अब लोगों को एसएल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी पुराने लगने लगी। वही इमेजिका और वंडरला ने वर्ल्ड क्लास डिजिटल एक्सपीरियंस और नए थ्रिल लाइट देकर युवा क्राउड को अपनी तरफ खींच लिया। वही एसएल वर्ल्ड मुंबई के गौराई आइलैंड पर बना हुआ था, जो समुद्र के पास है, और लगातार सॉल्टी एयर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का असर झूलों पर पड़ता था, जिस वजह से राइड्स की मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल बढ़ रही थी। रस्टिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और सेफ्टी चेक्स भी बढ़ाने पड़ते थे। हर साल करोड़ रुपए सिर्फ राइड्स की मरम्मत पर खर्च हो रहे थे, लेकिन फुटबॉल उतना प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं रहा था। और वही सुभाष चंद्रा का एसएलजी ग्रुप भी तेजी से एक्सपांड हो रहा था, जिसमें जी टीवी, डिश टीवी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सबमरीन केबल और रियलिटी प्रोजेक्ट शामिल थे। इन सब एक्सपेंशन में बहुत पैसा लग गया और एसएल ग्रुप पर भारी कर्जा चढ़ गया, और इसका सीधा असर एसएल वर्ल्ड पर पड़ा, क्योंकि पार्क रेवेन्यू तो दे रहा था, लेकिन उतना नहीं कि मैसिव डेब्ट को संभाला सके, जिस वजह से मैनेजमेंट का ध्यान धीरे धीरे पार्क से हटकर डेब्ट क्राइसिस पर चला गया। और साल 2005 से 10 के बीच एसएल वर्ल्ड की कई सेफ्टी कंप्लेंट सामने आई, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट किक से काम नहीं कर रहे थे, राइड बीच में ही रुक जाती थी और कुछ राइड तो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। और वही एसएल वर्ल्ड की जमीन से जुड़े विवाद भी सामने आने लगे, जैसे कि जमीन कोस्टल रेगुलेशन जोन एरिया में बताई गई,
कुछ एनवायरमेंटल ग्रुप ने डिफॉरेस्टेशन और कोस्टल डैमेज का आरोप लगाया। परमिशन और लीज को लेकर कानूनी याचिका दायर हुई और ये सारे लीगल डिस्प्यूट पार्क के ऑपरेशन को धीरे धीरे कमजोर करते गए। साल 2010 के बाद वैश्विक स्तर पर मनोरंजन और टूरिज्म उद्योग तेजी से बदलने लगा। डिजिटल एंटरटेनमेंट, मॉल, वीआर गेमिंग, मल्टीप्लेक्स कल्चर सब भारत में तेजी से फैल रहा था और एसएल वर्ल्ड को अपनी आइडेंटिटी और रिलायंस बनाए रखने के लिए अब मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। लेकिन एसएल वर्ल्ड उस समय अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल समस्या में फंसा हुआ था और साल 2018 से 19 तक एसएल ग्रुप पर कुल कर्ज 16 से 20 हजार के बीच पहुंच चुका था, क्योंकि गलत समय पर एक्सपेंशन, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भारी नुकसान, बड़े बड़े लॉस, प्रमोटर की पर्सनल प्लेज और जी एंटरटेन में भारी गिरावट। और इन सब कर्ज की वजह से एसएल ग्रुप को अपने कई एसेट भी बेचने पड़े, जैसे कि पावर प्लांट, रोड प्रोजेक्ट, एसएल इंफ्रा डिवीजन, कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और जी एंटरटेन में हिस्सेदारी। एसएल वर्ल्ड जैसे एंटरटेनमेंट वेंचर पर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। जो राइट्स पुराने हो चुके थे उन्हें बदलने के लिए पैसे नहीं थे और जो सिस्टम खराब हुए थे उन्हें अपडेट करने के लिए बजट नहीं था, जिस वजह से एसएल वर्ल्ड की क्वालिटी धीरे धीरे गिरती गई और ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी, क्योंकि एसएल वर्ल्ड अब नॉस्टैल्जिया तो था लेकिन अट्रैक्शन नहीं था। 90s और अर्ली 20s का आइकॉनिक पार्क अब सिर्फ यादों में अच्छा लगता था, क्योंकि साल दर साल विजिटर कम होने लगे, फुटफॉल 70% तक गिर चुका था, रेवेन्यू इतना कम हो गया कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन आया, जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया, क्योंकि थीम पार्क ऐसा कारोबार है जो भीड़ पर चलते हैं। लेकिन कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन रूल, टूरिज्म बंद, स्कूल पिकनिक बंद, जिस वजह से एसएल वर्ल्ड ने पहली बार कंप्लीट शटडाउन देखा, जिस कारण जीरो रेवेन्यू, मेंटेनेंस पर भारी खर्च, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस सब बंद हो गए। एसएल वर्ल्ड पहले से कमजोर हो चुका था और कोविड ने उसे और भी गिरा दिया था। लॉकडाउन हटने के बाद इमेजिका, वंडरला और बाकी पार्क फिर से खुल गए, लेकिन एसएल वर्ल्ड बंद ही रहा। एसएल ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एसएल वर्ल्ड को रिव्यू करने के लिए नई राइट्स, नई ब्रांडिंग और नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, लेकिन इनमें से कुछ भी संभव नहीं था। साल 2021-22 में पार्क बंद, राइड बंद, स्टाफ भी कम कर दिया था। साल 2023 में एसएल ग्रुप ने संकेत दिया कि पार्क ऑपरेशनल इंडेफिनेटली सस्पेंड रहेंगे, लेकिन साल 2024 में पार्क को पूरी तरह से बंद माना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी एसएल वर्ल्ड पार्क की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।